मैं डॉक्टर शशिभूषण, सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग, कमलाड़ाई कॉलेज, गोपालगंज, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा। प्रिय छात्रों, आज मैं आपके समक्ष अंधेरी नगरी नाटक का नाट्य शिल्प पर अपना व्याख्यान दूंगा। इससे पूर्व के वर्ग में मैंने अंधेरी नगरी नाटक के भाव पक्ष पर व्याख्यान दिया और उससे पूर्व मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी से संबंधित जो तथ्य थे आपके सामने रखा। आज अंधेरी नगरी नाट्य शिल्प पर अपना व्याख्यान दूंगा। अंधेरी नगरी की जो कथा वस्तु है अत्यंत संक्षेप में है। एक महंत अपने 2 चेलों के साथ एक नगर में पहुंचता है। वहां के भव्यता से प्रभावित होकर एक चेला गोवर्धन दास गुरु के मना करने के उपरांत भी वह वहां ठहर जाता है। राजा के दरबार में दीवार गिरने से बकरी मरने का मामला न्याय में पहुंचता है और जो मूर्ख राजा अपनी सनक के कारण कोतवाल को जो है वो दोषी ठहराकर उसे फांसी की सजा दे देता है। फांसी का फंदा वह बड़ा होने के कारण कोतवाल को छोड़ देता है और उसके उपयुक्त गोवर्धन दास की गर्दन देख उसी को फांसी देने की तैयारी की जाती है। गुरुजी के बुद्धि कौशल से चेला बच जाता है और स्वयं राजा फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। शिल्प की दृष्टि से वस्तु विन्यास के अंतर्गत हम देखते हैं कि इस प्रहसन को 6 दृश्यों में बांटा गया। इस प्रहसन की केंद्र बिंदु 2 ही दृश्य है। 6 दृश्यों में से जो दूसरा दृश्य है जिसमें बाजार का चकाचौंध है तथा चौथा दृश्य फरियादी अपने फरियाद पेश करता है और राजा कोतवाल को फांसी की सजा सुना देता है। नगरी की अंधी विसंगतिपूर्ण जो अंध व्यवस्था है उसका परिचय इन्हीं 2 दृश्यों में मिल जाता है। और द्वंद्व की जो स्थिति है वो 5वें दृश्य से उत्पन्न होती है जब कोतवाल के स्थान पर गोवर्धन दास को फांसी पर चढ़ने के लिए पकड़ लिया जाता है। यहाँ 2 तरह की प्रवृत्तियों एवं जीवन दृष्टियों का संघर्ष दिखाया गया। राजा अविवेकी है और शिष्य लोभी है। 6ठे दृश्य में संघर्ष व्याप्त होता है जब महंत के विवेक एवं उसके बुद्धि कौशल के कारण राजा स्वयं फांसी पर चढ़ने को उद्यत हो जाता है। भारतेंदु ने इस हास्यपूर्ण कथा को चातुरी से शिल्पित किया। आरंभ से ही हास्य और व्यंग का पुट शुरू हो जाता है और कथा के साथ तीव्र होता चला जाता है और अंत में राजा को फांसी चढ़ने के लिए उद्यत देखकर प्रेक्षक ठहाका मार हंसने लगता है। कथा का संगठन में कहीं शिथिलता नहीं है। कार्य व्यापार की गति पर्याप्त तीव्र है। इसकी दृश्य योजना भी बड़ा ही सहज है और बिना किसी भी विशेष आयोजन के इसे मंचित किया जा सकता है। पहला दृश्य है बाह्य प्रांत, दूसरा दृश्य है नगर का बाजार, तीसरा दृश्य है जंगल, चौथा है राज दरबार और 5वां फिर जंगल तथा 6ठा शमशान।
पर्दों वाले मंच पर इन्हें प्रस्तुत करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। पर्दा उठाने से ही नया दृश्य उपस्थित हो जाता है। नाट्य शिल्प के अंतर्गत दूसरा पात्र दृष्टि या चरित्र चित्रण से के अंतर्गत देखते हैं कि अंधेरी नगरी की जो पात्र सृष्टि है नाटक के स्थापत्य और दृश्य विभाजन के अनुरूप है। इस नाटक का जो प्रधान पात्र अंधेरी नगरी का राजा है वह उस समय की पूरी राज्य व्यवस्था पर प्रकाश डालने के लिए गढ़ा गया कल्पित पात्र है। उसकी जो चारित्रिक विशेषताएं मूर्खता है, कायरता, अंधविश्वास आदि बड़े ही कौशल से सीधी सादी शैली में उनके वचनों एवं कार्यों द्वारा प्रकाश में लाया जाता है। अन्य पात्र जो महंत और उसके चेले भी अपने वर्ग के प्रतिनिधित्व करते दिखते हैं। विशेष की अन्य विशेषताओं को यथार्थ शैली में प्रस्तुत किया गया है। महंत जी राजभक्त हैं, संयमी हैं, विवेकशील होने के साथ साथ चतुर हैं, स्थिति के अनुकूल कार्य करने की क्षमता उनमें है। इन गुणों के कारण वह पहले गोवर्धन दास को अंधेरी नगरी में रहने से मना कर देते हैं और बाद में उसे जब संकट से जूझते देखते हैं तो उसके प्राणों की रक्षा करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। गोवर्धन दास जो है वह लोभी किस्म का है, पेटू है और आत्मकेंद्रित साधु का प्रतिनिधित्व करने वाला पात्र है। नाटक के अन्य पात्र जो है वो बाजार में अपना अपना सामान बेचने वाले हैं, जैसे चूड़न वाला है, चने वाला है, हलवाई है, कबाब वाला है, कुजड़ी है, मछली वाली है। जात पात वाला ब्राह्मण केवल कुछ क्षणों के लिए मंच पर आते हैं और एक दो संवाद बोलते हैं, पर उतने से ही उसकी जो वर्गगत और जातिगत जो विशिष्टताएं हैं वह सामने आ जाती है। इससे यह पता चल जाता है कि भारतेंदु का जो निरीक्षण शक्ति है बड़ा ही पैनी थी। वह विभिन्न वर्गों की पूरी जानकारी रखते थे। इन पात्रों के माध्यम से लेखक तत्कालीन समाज का सच्चा चित्र प्रस्तुत करने में पूर्ण सक्षम है। शिल्प के अंतर्गत जो तीसरी बिंदु है वह है संवाद योजना या कथोपकथन। संवाद नाटक की आत्मा है। उन्हीं के आधार पर नाटक का कथा निर्मित होता है और विकसित भी। पात्रों के चरित्र के संबंध में जानकारी मिलती है। पात्रों के चरित्र के संबंध में जानकारी मिलती है, उनका विकास होता है। संवाद ही नाटक में सजीवता, रोचकता तथा पाठक के मन में जिज्ञासा जगाते हैं। दूसरे दृश्य में बाजार का वातावरण संवादों के माध्यम से ही सजीव और स्वाभाविक बना है। बाजार वालों की अपनी भाषा, अपना ही शैली होता है। लेखक उनका प्रयोग सकुशल किया है। कबाब वाला, हलवाई वाला हो या चूड़न वाला हो, जात पात ब्राह्मण सब अपनी अपनी भाषा और मुहावरों में बात करते हैं। सबकी भाषा सजीव और उसके व्यवसाय तथा वर्ग के अनुरूप है। कबाब वाला कहता है कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, तो हलवाई पुकारने लगता है कि जलेबियाँ गर्मा गर्म, मुंहमंदार कचौड़ी, कचाका हलवाई नरम, मचाका। नारंगी वाला की भाषा अलग है, मछली वाली की जो भाषा है वो भी अलग है। कुल मिलाकर ऐसा वातावरण निर्मित करते हैं कि पाठक के सम्मुख बाजार का दृश्य साकार हो जाता है। महंत तथा उसके जो शिष्य हैं उसकी भाषा उनके ही वर्ग के अनुरूप है। वह साधुओं की बोलचाल की भाषा का प्रयोग करता है। भिक्षा
उच्छा मिले तो ठाकुर जी का भोग लगे, ऐसा बोलते हैं। गोवर्धन दास की जो लोभी प्रवृत्ति है, इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि छक जाएंगे रोज मिठाई चबाना, वाह वाह बड़ा आनंद। राजा मूर्ख है, फुहर है, अतः उसकी जो भाषा है वह फुहरता से भरी हुई है। क्यों वे भिष्टी, उदाहरण के रूप में, क्यों वे भिष्टी गंगा यमुना की किश्ती, या क्यों वे खैर सुपारी चूने वाले, क्यों वे अखफोड़े की गरड़िए। भाषा में बोलचाल का फूट तथा संवादों के अतिरिक्त शक्ति प्रदान करता है। ये संवाद मात्र के व्यक्तित्व और आचरण की रेखाएं उकेरती है। राजा सबको अपनी अशिष्ट भाषा में दुष्ट, लुच्चा क्यों भी पुकारता है। गोवर्धन दास यादव के द्वारा पकड़े जाने पर सहायता के लिए पुकारते समय इन संबोधनों का भी प्रयोग करता है। अरे बाप रे बा, हाय बाप रे, दुहाई परमेश्वर, अरे भाइयों। इन संबोधनों से पात्र के स्वभाव, चरित्र और उनकी परिस्थिति का पता चल जाता है। रस के दृष्टि से अगर देखा जाए तो अंधेरी नगरी प्रहसन और उसमें हास्य व्यंग्य की प्रधानता है। इसीलिए इस नाटक का जो प्रधान रस है वो हास्य है। हास्य का जो परिपाक है नाटक के आरंभ से ही होता है और कथा के विकास के साथ होता जाता है। चौथे दृश्य में हंसी फूट चलती है और पांचवें दृश्य के अंत तक पाठक जो है और दर्शक ठहाके लगाने लगता है और अंतिम दृश्य में तो सब जब राजा स्वयं फांसी चढ़ने लगता है तो हंसी के फव्वारे फूटने लगते हैं। और गीत की दृष्टि से जब हम देखते हैं अंधेरी नगरी को, तो अंधेरी नगरी में कुल मिलाकर 5 गीत है। पहले दृश्य में महंत का जो राम भजन संबंधी गीत, दूसरे दृश्य में चने वाले का है और पाचन चूर बेचने वाले का गीत है, मछली वाली का गीत है। 5वें दृश्य में गोवर्धन दास का गीत है। उसका चूड़न बेचने वाला भी अपने गीत का आरंभ कृष्ण मुरारी और श्याम सलोना से ही करता है। चूड़न अमल वेद का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी, मेरा पाचक है पचलोना, जिसको खाता श्याम सलोना। और भाषा शैली के दृष्टि से अगर हम देखते हैं अंधेरी नगरी को, तो भारतेंद्रीय युग में पद्य में ब्रज भाषा का ही वर्चस्व रहा था। गद्य में खरीबोली का प्रयोग होने लगा था। वह भी शुद्ध खरीबोली न थी, उसमें ब्रज भाषा और पूर्वी का प्रयोग घुले मिले हैं। उधर कचहरी में बोलचाल की भाषा जो उर्दू शब्दों प्रयोग हो रहा था, जो स्वतंत्रता प्राप्ति तक चल रहा और आज भी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में खूब चलता है। भारतेंदु के नाटक अंधेरी नगरी में भाषा प्रयोग का यह जो विविधता है वह देखने को मिल जाता है। प्रथम दृश्य में महंत जी का गीत, दूसरे दृश्य में मछली वाले का जो पद्य भाषा ब्रज भाषा में ही है। इसके अतिरिक्त महंत जी का जो उपदेशात्मक उक्तियां में ब्रज भाषा ही प्रयोग में लाई गई है। लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कहीं नहीं कीजिए, या में नरक निदान। गद्यमय संवादों में खरी बोली और ब्रज भाषा दोनों के ही शब्द का वाक्य रचना मिल जाता है। शब्द भंडार के दृष्टि से इस नाटक के भाषा में तत्सम, तद्भव, ग्रामीण, उर्दू तथा बोलचाल की भाषा के शब्द मिलते हैं। इसके उदाहरण है कि तत्सम शब्दों में हम देखते हैं कि कृष्ण मुरारी, व्यवस्था, अंतिम, उपदेश आदि। तद्भव के रूप में भिक्षा, पूरब आदि। ग्रामीण शब्दों में देखें तो टिकस, लख लख, चबाना,
बाजे बाजे, टका, खाजा, भाजी इत्यादि। उर्दू शब्दों में हाकिम, हजम, हिंद, दरबार, रैयत इत्यादि। भाषा में जो है धार लगाने की, पहनापन लाने के लिए, धार लगाने के लिए, उसने सजीव बनाने के लिए मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। जैसे गाल माल करना, दांत खट्टे करना, छक जाना इत्यादि का प्रयोग मिलता है, नाटक मिल जाता है। अंधेरी नगरी में अंधेरी नगरी जो है में पारसी नाट्य शैली में निहित कार्य व्यापार की तीव्रता, नाटकीयता और मनोरंजकता भी है। रचना विधान में अंधेरी नगरी इसलिए भी विलक्षण नाटक लगता है कि उसमें असंबद्ध स्थितियां हैं, जैसे कि है बाजार है, राजसभा है, संस्थान के दृश्यों में और पात्रों में कोई संबंध नहीं है, दृश्यों में क्रमबद्धता भी नहीं है, ना ही निश्चित पात्र है और ना ही कोई व्यक्तित्व है, ना विकास के अवसर भी इसमें दिखाई पड़ते हैं। अंधेरी नगरी, भारत दुर्दशा हो या अपने अन्य किसी नाटक में भारतेंदु ने न मंगलाचरण किया है, न प्रस्तावना है, न भरत वाक्य है, परंतु वही कार्य महंत के चेलों के भजन से और अंत में महंत के दोहे से कराया गया है, जिसका उद्देश्य वंदना या प्रार्थना नहीं है, न ही मंगलाचरण है। रूढ़ियों से मुक्ति ही इस नाटक के रूप विधान का मूल जो है उसका सौंदर्य है। सारांशतः यह है कि अंधेरी नगरी का नाट्य शिल्प अत्यंत ही लचीला है, सरल है। उसके कथानक की जो बुनावट है उसमें खुलापन है और तरोताजगी है। धन्यवाद। फिर अगले वर्ग में नए विषय के साथ उपस्थित होऊंगा।